Hello everyone. In previous lecture, I discussed about the hot extrusion process and in which there were two types, forward or direct extrusion, and there was indirect or backward extrusion process. Here this is the forward extrusion process. This is also forward extrusion process, and these are the some components made by the extrusion process. Today I am going to discuss about the cold extrusion process. So let us start. First one is what is cold extrusion. So here you can see the billet gets compressed through RAM without heating it. जो बिलेट है हमारा मटेरियल उसको हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, और जो पार्ट है उसको प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो बिलेट है उसको हीट नहीं करेंगे. तो वो प्रोसेस कौन सी होगी? कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस. एंड कोल्ड एक्सट्रूजन is normally done at room temperature, but since the process is very rapid, heat liberated may rise the temperature to several hundred degrees for an instant. यहाँ पे अभी क्या होगा, कोल्ड एक्सट्रूजन नॉर्मली तो हम रूम टेम्परेचर पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है. यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे कंप्रेस किया, पर यहाँ पे क्या होगा कि कंप्रेशन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर हीट जनरेट होगी, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा जो सरफेस है वहाँ पे, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो रैपिडली हीट लिबरेट करेगा, मतलब आउटर साइड यहाँ पे हीट रिजेक्शन होगा. तो जो हीट रिजेक्शन होगा उसकी वजह से जो भी रूम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इन कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस. कोल्ड एक्सट्रूजन इज डन बोथ टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक शेप. अभी कोल्ड एक्सट्रूजन करने की एक तो पहला रीज़न ये है कि इसकी वजह से जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो, जैसे कि डक्टिलिटी हो गई या फिर स्ट्रेंथ हो गई, हार्डनेस हो गई, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेरियस जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको इम्प्रूव करना है सम और लिटल बिट, देन एंड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक शेप्स. कोई भी एक स्पेसिफिक शेप, जैसे कि मैंने आगे दिखाए सारे शेप्स, वैसे कोई स्पेसिफिक शेप अगर कोई प्रोड्यूस करना है, ठीक है, जिसकी हार्डनेस हमको ज़्यादा चाहिए, तो कोल्ड एक्सट्रूजन हम यूज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ कोल्ड एक्सट्रूजन इज फॉरवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन और डायरेक्ट कोल्ड एक्सट्रूजन. हियर this is one example of forward cold extrusion. Here this is our ram and this is our billet and this is our die and this is our die holder. So what happens as we apply the force, hydraulic or mechanical force, the billet gets compressed and we will get our extruded part which is of the shape of the die. If the die is rectangular we will get rectangular shape, and if the die is circular we will get circular in shape. So another, this process is illustrated in figure. This is the forward or direct cold extrusion process, and which also shows the shape of sludge to be used. जो sludge है उसका शेप कैसा होगा, ये यहाँ पे ऐसा जो स्लज है उसका शेप होगा, ठीक है, ऐसे सर्कुलर होगा और ऐसे स्ट्रेट होगा, ठीक है. इन दिस वे दिस विल बी द स्लज विच इज टू बी compressed. In each case the metal is forwarded ahead of the punch through a die opening. In each case the metal is forced ahead of the punch through a die opening. जो die opening है उसमें से मेटल को यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है, ठीक है, ahead of the punch, and here it is the hollow extrusion process. Here there is a mandrel in between and this is our ram and this is our extruded part.
यहाँ पे ये डाई है, ये ब्लैक कलर की है ना, ये है डाई, और ये हमारा वर्कपीस और स्लज इज ऑल्सो in this way. It is cylindrical and there is a hollow part in between, and that is extruded through this part. And here mandrel is in between the ram and this portion. Here it is the mandrel. mandrel का पर्पस क्या है कि जो भी होल है वो डाई के अंदर कंप्रेस होके वो फिल ना हो जाए। जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैंड्रिल नहीं होगा तो जैसे ही ये डाई में से क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे ये रिड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये होल होगा, वो सपोज सर्कुलर है तो वो क्या हो जाएगा, ओवल शेप हो जाएगा, या तो फिर कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, ऐसा पिचक जाएगा होल, और उसकी वजह से जो इनर सरफेस है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बीच में सेंट्रल मैंड्रिल यूज़ किया है तो वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, so this is about the forward or cold extrusion process. Now let us look at the backward cold extrusion process. This process can be divided into two classes, impact extrusion and cold extrusion forging. Here in backward extrusion there are two types. First one is impact extrusion and second one is cold extrusion forging. सबसे पहला है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। यहाँ पे ये इम्पैक्ट एक्सट्रूजन जो स्लज है वो रेक्टेंगुलर प्लेट टाइप का है। ठीक है, ऐसा एक स्लज है सपोज़। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये पंच है, उसकी शेप के जैसा ये कंप्रेस हो जाएगा जब इम्पैक्ट के साथ इसको प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, और इम्पैक्ट की वजह से ये जो स्लज है वो बेंड होके हमको इस टाइप का शेप मिलेगा। जैसे कि एक ट्यूब जैसा शेप हमको बनाना है तो ये हम वहाँ पे यहाँ पे ये अगर ऐसा सेक्शन हमको बनाना है तो हम इसकी मदद से बना सकते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर कुछ ऐसा शेप है, ट्यूबुलर टाइप सेक्शन है। तो इसको अगर मैन्युफैक्चर करना है इस टाइप के सेक्शन को तो हम डायरेक्ट इसके थ्रू, ये हमारी डाई है, डाई का जो पोर्शन होगा सिर्फ इतना ही होगा, और इसकी वजह से जो कंप्रेस होके वो यहाँ पे एक्सट्रूड हो जाएगा। इम्पैक्ट की वजह से वो एक्सट्रूडेड पार्ट हमको मिल जाएगा। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द पंच रैपिडली डिसेंड्स onto a pre-placed metal sludge in a die compressing metal and forcing it up थ्रू द स्पेस बिटवीन पंच एंड डाई। पंच जो है वो रैपिड यहाँ पे डिसीड करेगा रैपिडली ऑन टू द प्री प्लेस्ड मेटल स्लज, पहले से यहाँ पे रखी हुए जो है मेटल स्लज यहाँ पे फिक्स की हुई है इन डाई, एंड कंप्रेसिंग मेटल एंड फोर्सिंग इट थ्रू द स्पेस बिटवीन पंच एंड डाई। जो पंच एंड डाई के बीच में जो स्पेस है उसमें उसको कंप्रेस किया जाएगा। बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पंच the side walls go straight along the punch even though they are not constrained. अभी इम्पैक्ट की वजह से क्या होगा, सडन इम्पैक्ट की वजह से ये जो है साइड्स वो अभी वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होगा, फिर भी वो क्या होगी यहाँ पे स्ट्रेट वे में ही जाएगी। ठीक है, विल गो स्ट्रेट अलॉन्ग द पंच इवन दो दे आर नॉट कंस्ट्रेंड। उनके वहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, फिर भी वो क्या होगा, यहाँ पे ये डाई का जो शेप है उसकी वजह से और पंच इन दोनों की वजह बीच में जो गैप है उसकी वजह से ये स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जाएगा। द मेटल रिमेनिंग एट द एंड ऑफ पंच टेक्स द शेप ऑफ डाई। जो एंड में जो मेटल रहेगा वो जो भी डाई का जो शेप है वो उसमें अचीव करेगा। ये जो एंड वाला पोर्शन है दैट विल टेक द शेप ऑफ डाई। द एक्सट्रूडेड पार्ट स्टिकिंग ऑन टू द पंच इज ऑटोमेटिकली स्ट्रिप्ड एट द पंच राइजेस। अभी यहाँ पे जो भी ये एक्सट्रूडेड पार्ट है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ये जो जब ये पंच अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये जो भी एक्सट्रूडेड पार्ट है वे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, एंड दैट इज़ ऑटोमेटिकली स्ट्रिप्ड। यहाँ पे स्ट्रिपर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो स्ट्रिपर होता है वो
उसका पर्पस क्या होता है कि जैसे कि ये पंच के साथ अगर मटेरियल यहाँ पे चिपक गया, तो सपोज़ यहाँ पे एक ये ब्लॉक्स लगा दिए, तो वो क्या होगा, जब पंच अपवर्ड मोशन में जाएगा तो वो यहाँ पे इस मटेरियल को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और उसको रोकेगा, और जो मटेरियल है वो उसके साथ ऊपर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सट्रूडेड पार्ट है वो स्टिकिंग ऑन द पंच इज़ ऑटोमेटिकली स्ट्रिप्ड एज द पंच राइज। जैसे ही पंच यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, वैसे ही ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे निकल जाएगा। The die must be given adequate draft to permit the removal of the part। अभी जो ड्राफ्ट है वो डाई के अंदर यहाँ पे दिया होता है जो भी अलाउंसेस है वो यहाँ पे ड्राफ्ट इज़ एंगल, अ काइंड ऑफ एंगल, जैसे कि पैटर्न ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है। सो उससे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक स्लोप दिया हुआ है तो इजी रिमूवल होता है। तो थोड़ा अमाउंट में यहाँ पे डाई के अंदर भी जो ड्राफ्ट है वो दिया होता है ताकि जो पार्ट है वो इजीली यहाँ से रिमूव हो सके, ठीक है। अगर ड्राफ्ट नहीं दिया होगा तो वो उसके साथ चिपक जाएगा और वो डाई में से इजीली रिमूव नहीं होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे आगे है द थ्रेड्स एंड एनी अंडरकट्स इन द एक्सट्रूजन कैन बी मेड यूजिंग रिट्रैक्टेबल पार्ट्स इन द डाई। जो भी थ्रेड्स है या फिर अंडरकट है, जो भी रिट्रैक्टेबल पार्ट्स है उनको यूज़ करके वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। रिट्रैक्टेबल मतलब यहाँ से वहाँ से वो रिमूव हो सके, यहाँ पे डाई के अंदर जो पार्ट्स में बनाए जाते हैं वैसे उसको बनाए जाते हैं। द प्रोसेस इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग थिन वॉल्ड एक्सट्रूजन फ्रॉम सॉफ्ट मटेरियल्स। ये जो प्रोसेस है वो थिन वॉल्ड, जैसे कि जिसकी वॉल की थिकनेस जो है वो कम होती है एक्सट्रूजन में, फ्रॉम सॉफ्ट मटेरियल। जब सॉफ्ट मटेरियल को हम को प्रोड्यूस करना है और जो भी प्रोड्यूस्ड पार्ट है उसकी वॉल बहुत ही थीन है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस इज़ प्रोडक्शन ऑफ कोलेप्सिबल ट्यूब्स यूजिंग हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम। अभी ये कोलेप्सिबल ट्यूब्स है जिसमें कोई भी अगर केमिकल फिल करना हो, जैसे कि हमारी टूथपेस्ट हो गई, उसके अलावा जो दूसरे केमिकल्स अगर फिल करने हो तो उसके लिए जो मेटल की समटाइम्स हमको कोलेप्सिबल ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें प्योर एल्यूमिनियम की हम बना सकते हैं, ठीक है, लाइट वेट, और उसमें जो मटेरियल है उसको स्टोर करना है लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये प्रोसेस यूज़ हो सकती है, बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस, और वी कैन से इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये इसकी एप्लीकेशन है, याद रखना। नाउ नेक्स्ट, कोल्ड एक्सट्रूजन फोर्जिंग इज़ लाइक प्रिसीजन प्रेस फोर्जिंग। जो भी प्रिसीजन प्रेस फोर्जिंग है, एक्सेप्ट द मेटल इज़ नॉट हॉट। जो भी प्रिसीजन फोर्जिंग है उसमें क्या, फोर्जिंग में क्या होगा, मेटल है वो हॉट कंडीशन में होगा, जो उसका टेम्परेचर है वो हाई होगा। लेकिन कोल्ड एक्सट्रूजन में ऐसा नहीं है। जो कोल्ड एक्सट्रूजन में जो डिफरेंस है कि वो मटेरियल का टेम्परेचर वहाँ पे यहाँ पे रूम टेम्परेचर होगा, बाकी सब जो है वो सेम प्रोसेस ही रहेगा। ये हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप, दैट इज़ अवर कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस, सेकंड टाइप ऑफ बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन। दो टाइप्स थे, एक था इम्पैक्ट एक्सट्रूजन और दूसरा है कोल्ड एक्सट्रूजन फोर्जिंग। A backward extrusion forging operation is shown in figure A and B. As shown, an operation involving both forward and backward extrusion. Here, the ejector is there. This is our die. This is our material, and this is our blank. The blank shape is like this. सबसे पहले जो ब्लैंक होगा वो इस शेप में होगा और उसको यहाँ पे पंच के थ्रू कंप्रेस किया जाएगा। और जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है, सबसे पहला वो क्या होगा, फॉरवर्ड, एंड जो फिगर ए है वो कौन सा है, बैकवर्ड एक्सट्रूजन फोर्जिंग ऑपरेशन, जहाँ पे कंप्रेस होगा पंच और ये यहाँ पे एक्सट्रूड होगा। और यहाँ पे क्या है कि फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा।
जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे ये एक शेप है, ठीक है, और जो डाई का शेप है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे ये इजेक्टर पिन है, रिमूव करने के लिए यूज़ होगी, ठीक है। अभी जो पंच है उसका शेप कैसा है, ऐसा है। जैसे ही यहाँ पे पंच का फोर्स अप्लाई होगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन होगा, और उसके बाद जो फर्दर मूवमेंट होगी उसके बाद जो है वो मटेरियल इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो बैकवर्ड एक्सट्रूजन होगा। यहाँ पे सबसे पहले फॉरवर्ड एक्सट्रूजन होगा और उसके बाद बैकवर्ड होना होगा। मतलब जो फिगर बी है वो क्या शो करती है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। जबकि जो सबसे पहला ऑपरेशन है उसके अंदर क्या होगा कि जो पंच है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, और जो बैकवर्ड एक्सट्रूजन फोर्जिंग ऑपरेशन ही यहाँ पे परफॉर्म होगा। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मटेरियल मूव करेगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, दो डायरेक्शन में मटेरियल मूव करेगा, इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इन फॉरवर्ड। सबसे पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में मटेरियल मूव करेगा। Cold extrusion of type is used in production of functional components of applications, appliance, automobile and aircraft for high strength aluminum alloy, copper alloy, स्टील एंड टाइटेनियम। जो कोल्ड एक्सट्रूजन है वो कहाँ पे यूज़ होगा, जो भी फंक्शनल कंपोनेंट्स है जिसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, ऑटोमोबाइल है, एयरक्राफ्ट है, और हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम है, या फिर कॉपर अलॉयज है, स्टील है, टाइटेनियम है, यहाँ पे ये यूज़ होगा। द प्रेशर फॉर दिस एप्लीकेशन रेंजेस फ्रॉम 1 to 3 times the yield strength of finished metal and may be as high as 300 to 650 MPa for softer metals and up to 2800 MPa for steel। जो प्रेशर है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए इतना होगा और जो भी स्टील है उसके लिए इतना हाई हो सकता है यहाँ पे। फॉर फ्लो ऑफ मेटल टू टेक प्लेस एट सच हाई प्रेशर प्रॉपर लुब्रिकेंट इज मस्ट। यहाँ पे लुब्रिकेंट भी चाहिए होगा तभी तो मेटल फ्लो कर पाएगा। ऑयल्स एंड ग्रीस आर मेन लुब्रिकेंट यूज्ड। जो लुब्रिकेंट इसमें यूज़ होंगे वो ऑयल एंड ग्रीस हम यूज़ करेंगे। In cold extrusion forging of steel and other high strength alloys, it is found necessary to give a coating of zinc phosphate or copper to hold the lubricant to surface। जो भी कोल्ड एक्सट्रूजन फोर्जिंग है उसके अंदर जो स्टील का जब हम फोर्जिंग करेंगे तो या फिर कोई भी अगर हाई स्ट्रेंथ अलॉय है तो उसमें जो नेसेसरी कंडीशन क्या है, उसको हमको कोटिंग करना पड़ेगा उसका जिंक फॉस्फेट से या फिर कॉपर से, जिसकी वजह से लुब्रिकेंट उसकी सरफेस के ऊपर प्रॉपरली होल्ड करे। कोल्ड एक्सट्रूजन फोर्जिंग इज डन ऑन मैकेनिकल प्रेसेस एज द ऑपरेशन इज फास्ट। जो भी मैकेनिकल प्रेसेस है उसके अंदर कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेसेस आर यूज्ड वेयर द प्रेशर रिक्वायरमेंट इज हाई एंड लॉन्गर स्ट्रोक्स आर नेसेसरी। लॉन्ग स्ट्रोक ऑन एंड प्रेशर रिक्वायरमेंट्स जब हाई है तब हम हाइड्रोलिक प्रेसेस यूज़ करेंगे। कंपेयर टू द इम्पैक्ट एक्सट्रूजन मच थिकर वॉल सेक्शंस एंड स्ट्रोंगर मेटल्स कैन बी हैंडल्ड बाय दिस प्रोसेस। जो भी इम्पैक्ट एक्सट्रूजन है उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ही अगर थिक सेक्शन है वॉल के, और जो भी स्ट्रॉन्ग मेटल है वो भी यहाँ पे हम हैंडल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। Since the process involve expensive toolings and equipment, it is only suitable for large quantity of production। यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पे एक्सपेंसिव टूलिंग यूज़ की होगी, उसकी वजह से जो भी इक्विपमेंट है वो भी एक्सपेंसिव है। सो इट इज़ ओनली सूटेबल फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। लार्ज क्वांटिटी में ही ये यूज़फुल होगा।
Generally, only simple shapes can be handled, and sharp corner should be avoided as lubricant may be ineffective in such places. यहाँ पे जो सिंपल शेप्स है वो ही हम हैंडल कर सकते हैं, और जो शार्प कॉर्नर है उसको हमको अवॉइड करना है, एज द लुब्रिकेंट मे बी इनइफेक्टिव इन सच प्लेस. जो लुब्रिकेंट है वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, उसकी वजह से जो भी शार्प प्लेसेस है उसको हमको अवॉइड करना होगा. ठीक है. एंड इन कोल्ड एक्सट्रूजन इज कॉम्पिटिटिव टू डीप ड्राइंग ऑफ शीट मेटल फॉर मेकिंग कप्स, टम्बलर्स एंड डीप शेल्स. जो कोल्ड एक्सट्रूजन है वो कॉम्पिटिटिव है टू डीप ड्राइंग. जो डीप ड्राइंग प्रोसेस है उसके मुकाबले, जो जैसे कि हमको कप मैन्युफैक्चर करना है या फिर टम्बलर्स बनाने हैं या फिर डीप शेल्स बनाने हैं, तो उसके लिए जो डीप ड्राइंग प्रोसेस हम यूज़ करेंगे उसकी कंपैरिजन में जो है कोल्ड एक्सट्रूजन वो अच्छा है, उससे बेटर है. एंड इट मे ओनली रिक्वायर फ्यूअर स्टेप्स एंड चीपर टूलिंग कंपेयर टू डीप ड्राइंग. जो भी डीप ड्राइंग है उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे फ्यूअर स्टेप चाहिए होंगे, और वो यहाँ पे चीप भी होगा एज कंपेयर टू डीप ड्राइंग. कंपेयर टू द फोर्जिंग, कोल्ड एक्सट्रूडेड पार्ट्स हैव क्लोजर टॉलरेंसेस एंड रिक्वायर लेस मशीनिंग. जो भी फोर्ज्ड पार्ट है, ठीक है, जो भी हम फोर्जिंग के थ्रू जो कोल्ड एक्सट्रूडेड पार्ट होगा उसके हैव क्लोजर टॉलरेंसेस एंड रिक्वायर लेस मशीनिंग. तो यहाँ पे जो फोर्जिंग का जो एक एडवांटेज है कि जो भी क्लोज टॉलरेंसेस है वो हम अचीव कर सकते हैं, तो उसकी वजह से ये बैकवर्ड क्लोज कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है. एंड cold extrusion process can also be easily automated for mass production. और जो कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस है वो उसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं और मास प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट दी cold extrusion process. What is the cold extrusion process and how it is very much useful in the industry. And there are two types, that is the forward extrusion process and backward extrusion process. Forward and backward extrusion process, and in backward extrusion there are two types, impact extrusion and the cold extrusion forging. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.